हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड के बारे में, जो कि बी फॉर्म 6 सेमेस्टर के होने वाले हैं। इसमें हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आंसर देखेंगे, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो है मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेसिस पे लिया हुआ है। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दें। तो इसमें हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो हमारा है व्हाट इज़ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक विथ एग्जांपल। इसमें हम लोग को बताना है कि बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक क्या होती है और उसके कुछ एग्जांपल्स बताने हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक आर ए क्लास ऑफ एंटीबायोटिक विच कंटेन अ बीटा लैक्टम रिंग एंड मेनली गिव देयर एक्शन बाय इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया। तो जो हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है वो एक क्लास का एंटीबायोटिक होता है, जिसमें बेसिकली क्या होता है, जो इस बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें एक बीटा लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है। और ये किस तरीके से अपना एक्शन शो करती है, तो ये सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर होती है, यानी जो हमारा बैक्टीरिया होता है उसके सेल वॉल को सिंथेसिस नहीं होने देता, यानी नहीं बनने देता, उसको इनहिबिट करता है। अगर इसके एग्जांपल की बात कर लें तो जैसे हमारा पेनिसिलिन हो गया, सिफेलोस्पुरिन हो गया, तो ये हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक कैटेगरी की एंटीबायोटिक होती हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ड्रॉ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ मीनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। इस क्वेश्चन में हम लोग को मीनोसाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन का केमिकल स्ट्रक्चर बताना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने ड्रॉ भी किया हुआ है मीनोसाइक्लिन का। यहाँ चार रिंग है यहाँ पे दी हुई है। ये टेट्रासाइक्लिन कैटेगरी की ये ड्रग्स होती हैं, जो हमारी मीनोसाइक्लिन है या डॉक्सीसाइक्लिन। तो आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देख सकते हो दोनों का। ये मीनोसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है, ये डॉक्सीसाइक्लिन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ क्लोरमफेनिकोल। तो इस क्वेश्चन में हम लोग को क्लोरमफेनिकोल का मोड ऑफ एक्शन बताना है। तो क्लोरमफेनिकोल इज अ बैक्टीरियोस्टैटिक एजेंट विच इनहिबिट प्रोटीन सिंथेसिस बाय बाइंडिंग टू द 50S सब यूनिट एंड द इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्टाइडल ट्रांसफरेज थच प्रिवेंट पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। तो जो हमारा क्लोरमफेनिकोल होता है वो बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक होती है, यानी ऐसी एंटीबायोटिक जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को रोकती है या इनहिबिट करती है। अगर इसके एक्शन की बात करते हैं तो ये जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है उसको ये इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है, जो हमारा राइबोसोम होता है वो 50S राइबोसोम के सब यूनिट पे बाइंड करता है, और जो पेप्टाइडल ट्रांसफरेंस जो हमारी एंजाइम होती है उसके एक्शन को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और हमारा प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाता। इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है। यहाँ पे आप चाहो तो ऐसे पैराग्राफ वाइज भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हो। अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखते हो तो ज़्यादा अच्छा है। मैंने यहाँ पे फ्लो चार्ट के फॉर्म में भी बताया है कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो आप इसको भी एक बार देख सकते हो। जो हमारा क्लोरमफेनिकोल होता है वो रिवर्सली बाइंड करता है 50S राइबोसोम के सब यूनिट से, और उसके बाद क्या होता है, प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। जो हमारा पेप्टाइड बॉन्ड बनता है उसको ये बनने से रोकता है, और जिसकी वजह से हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का जो है वो इनहिबिट हो जाती है, यानी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, डिफाइन प्रो ड्रग विथ एग्जाम्पल। इसमें हम लोग को प्रो ड्रग बताना है कि प्रो ड्रग क्या होता है और उसके कुछ एग्जाम्पल्स बताने हैं। तो प्रो ड्रग इज ए इनएक्टिव फॉर्म ऑफ ड्रग व्हेन इट गोज इनटू आवर बायोलॉजिकल सिस्टम and after biological and chemical changes it is converted into active form and so biological action। तो जो हमारा प्रो ड्रग होता है वो एक तरह का इनएक्टिव फॉर्म होता है किसी भी ड्रग का। जब वो हमारे बॉडी में एंटर करता है तो उस टाइम तो वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, लेकिन जो हमारे बॉडी में बायोलॉजिकल और केमिकल चेंजेस होते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करता है, एक्टिव फॉर्म में चेंज होता है। आप सिंपली समझ सकते हो, जो एंजाइम उस पर काम करती है उसकी वजह से क्या होता है, वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और अपना एक्शन शो करता है। इससे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, एस्पिरिन जो होती है वो हमारी एक तरह की प्रो ड्रग होती है, क्योंकि इनिशियली ये इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, लेकिन जब हम लोग इसको अपने बॉडी में लेते हैं या एडमिनिस्टर करते हैं तो ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और अपना एक्शन शो करती है। अगर इसका एप्लीकेशन भी कई बार पूछ लेता है कि प्रो ड्रग का एप्लीकेशन बताइए, तो मैंने यहाँ पे भी इसको ऐड कर दिया है। तो इम्प्रूव बायोबिलिटी एंड ड्रग सॉल्युबिलिटी। तो जो प्रो ड्रग होती हैं वो हम लोग किसी भी ड्रग को प्रो ड्रग के फॉर्म में क्यों देते हैं, क्योंकि उससे क्या होता है, उस ड्रग की जो बायोबिलिटी है वो बढ़ जाती है और ड्रग की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी बढ़ जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट है टू इन्हांस केमिकल स्टेबिलिटी। उस ड्रग की जो केमिकल स्टेबिलिटी यानी स्टेबिलिटी जो है वो भी बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इनलिस्ट यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी इन्फेक्टिव एजेंट। इस क्वेश्चन में हमको बताना है जो हमारा यूटीआई इन्फेक्शन होता है उसमें जो हम लोग ड्रग यूज करते हैं तो उसके कुछ नाम्स बताने हैं। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जो हमारा यूरिनरी ट्रैक्ट एंटी
इन्फेक्टिव एजेंट्स होते हैं उसके बारे में बताया। तो दीज आर दो एजेंट और ड्रग विच आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। तो ये एक ऐसे एजेंट या फिर ड्रग्स होते हैं जिनका इस्तेमाल हम लोग यूटीआई के इन्फेक्शन में करते हैं। तो यहाँ पे इसका सिंपली बस एग्जांपल पूछा हुआ हो सकता है, इससे आपको इसकी डेफिनेशन भी पूछ ले तो मैंने उसको भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। एग्जांपल की बात करते हैं, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया, मॉक्सीफ्लॉक्सासिन हो गया और नेलीडेक्सिक एसिड हो गया, ओफ्लॉक्सासिन, लोमीफ्लॉक्सासिन और नाइट्रोफेरोंटाइन। तो ये जितने भी हैं ये हमारे यूटीआई इन्फेक्शन में यूज किए जाने वाले ड्रग्स होते हैं। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हो। आप कोशिश करना है कम से कम 5-6 ड्रग तो लिखो ही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट द मोड ऑफ एक्शन एंड यूजेस ऑफ जीडोव्यूडिन। इस क्वेश्चन में हम लोग को जीडोव्यूडिन का मोड ऑफ एक्शन और उसका यूज बताना है। तो जो हमारा जीडोव्यूडिन होता है वो एक एंटीवायरल ड्रग होती है। तो इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज एजिडोथाइमिडीन। इसको हम लोग एजिडोथाइमिडीन नाम से भी जानते हैं। इसके अगर मोड ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो जो हमारा वायरल डीएनए होता है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से वायरल डीएनए में कन्वर्ट हो जाता है, फिर उससे न्यूक्लियस बनता है, फिर आरएनए का फॉर्मेशन यानी एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है, उससे फिर प्रोटीन सिंथेसिस होती है। तो जो हमारा जीडोव्यूडिन होता है वो क्या करता है, रिवर्स ट्रांसस्टेज जो है उसी को ये क्या करता है, इनिबिट करता है या ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से हमारा जो वायरल डीएनए है वो नहीं बन पाता। तो इस तरीके से ये अपना एक्शन शो करता है। अगर इसके यूजेस की बात करते हैं, यूज इन HIV ट्रीटमेंट, इसका इस्तेमाल हम लोग HIV के ट्रीटमेंट में करते हैं। यूज एज एंटी इन्फेक्टिव एजेंट एंड एंटी मेटाबोलाइट एजेंट की तरह भी हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, आप लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, राइट मोड ऑफ एक्शन एंड सिंथेसिस ऑफ आइसोनियाजाइड। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको एंटी ट्यूबुलर में भी पूछा जा सकता है, लॉन्ग में भी पूरा क्लासिफिकेशन के साथ इसका मोड ऑफ एक्शन और सिंथेसिस पूछ सकता है। तो इसका सिंथेसिस सबसे पहले देख लेते हैं, इसका सबसे पहले मोड ऑफ एक्शन देख लेते हैं। तो आइसोनियाजाइड इंटर्स माइकोबैक्टीरिया, फिर ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होता है, देन जो एंजाइम्स प्रेजेंट होती हैं माइकोबैक्टीरिया में उसके साथ ये बाइंड करता है। उसके बाद जो माइकोलिक एसिड सिंथेसिस होता है उसको ये इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से हमारा जो सेल वाल है वो वीक पड़ जाता है और हमको ट्यूबरक्लोसाइडल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो हमारा माइकोबैक्टीरिया होता है यानी जिससे हमको टीबी होती है, उसमें जो माइकोलिक एसिड है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है उसके सेल वॉल के सिंथेसिस में। तो जो हमारा आइसोनियाजाइड है वो उसी को इनहिबिट करता है, यानी जो माइकोलिक एसिड है उसी की सिंथेसिस को क्या करता है, ये इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी जो सेल वॉल है वह वीक हो जाती है और हमको ट्यूबरकुलाइडल एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ये इसका मोड ऑफ एक्शन हो गया। इसके सिंथेसिस देख लेते हैं आइसोनियाजाइड का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 पिकोलिन है, इसका हम लोग अगर ऑक्सीडेशन कराते हैं कैमनो 4 के प्रेजेंस में तो वहाँ पे क्या बनता है, आइसोनिकोटिनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फर्दर इसका रिएक्शन कराते हैं हम लोग तो यहाँ पे बनता है, उसके बाद NH2 के प्रेजेंस में हमारा आइसोनियाजाइड बनता है। अगर 2 मार्क्स में अगर इसका सिंथेसिस पूछ लेता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से आइसोनिकोटोनिक एसिड से भी इसका डायरेक्ट सिंथेसिस बता सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, डिफाइन एंट-हेलमिंथिक एजेंट, राइट द सिंथेसिस ऑफ मीबेंडाजोल। इस क्वेश्चन में हम लोग को एंट-हेलमिंथिक एजेंट के बारे में बताना है कि ये क्या होते हैं और उसके बाद मीबेंडाजोल का सिंथेसिस भी बताना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं एंट-हेलमिंथिस। तो एंट-हेलमिंथिस आर ए ग्रुप ऑफ एंटी पैरासिटिक ड्रग दैट एक्सपेल पैरासिटिक worms and other internal parasite from the body by either stunning or killing them without causing damage to the host। तो जो हमारा एंट-हेलमिंथिक एजेंट होते हैं या फिर ड्रग होती है वो एक तरह की हमारी एंटी पैरासिटिक ड्रग्स होती है, जो कि क्या करते हैं, हमारे बॉडी में जो कीड़े हो जाते हैं, जब हमारे पेट में कीड़े पड़ जाते हैं तो उसको क्या करता है, बाहर निकालने में हेल्प करता है या फिर उनको क्या करता है, ये किल कर देता है विदाउट डैमेजिंग टू द होस्ट। जो हमारे बॉडी में होस्ट ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स प्रेजेंट रहते हैं उनको ये डैमेज नहीं करता या उसको किल नहीं करता है, डायरेक्ट जो हमारे वॉर्म्स होते हैं, पैरासिटिक वॉर्म्स होते हैं, वो उनको बस ये किल करता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया अल्बेंडाजोल और मेबेंडाजोल। अगर इसके सिंथेसिस की बात करते हैं मेबेंडाजोल की, तो इसकी सिंथेसिस थोड़ी सी लंबी है बट काफ़ी ज़्यादा आसान है। अगर आप इसको देख लेते हो तो आप इसको आराम से इजीली कर सकते हो। तो आप सिंथेसिस में देख सकते हो 4-क्लोरोबेंजोफिनोन यहाँ पे हमने लिया। अगर इसका हम लोग HNO3 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच हो गया है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे NO2 ग्रुप अटैच हो गया है। उसके बाद फर्दर इसका हम लोग NH3 के प्रेजेंस में CH3OH के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन कराते हैं तो
तो हमारा यहाँ पे क्या बनता है, NO2 का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे NO2 रहेगा, NO2, उसके बाद जो हमारा यहाँ Cl ग्रुप था यहाँ पे क्या हो जाएगा, NH2 ग्रुप आ जाएगा। उसके बाद फर्दर इसका हम लोग रिडक्शन कराते हैं जब H2 और PD के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ पे NH2 ग्रुप, यहाँ पे मिस हो गया, यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O रहेगा, ठीक है। उसके बाद फर्दर जब इसका हम लोग रिएक्शन कराते हैं H2NC CCS3 डबल बॉन्ड NCOCH3 के प्रेजेंस में, तो हमारा फाइनली यहाँ पे मेबेंडाजोल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये इसकी सिंथेसिस है। इसकी सिंथेसिस थोड़ी सी लंबी है बट आप इसको इजीली कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि है डिफाइन QSAR। इसमें हम लोग को बताना है कि QSAR क्या होता है। तो QSAR जो बेसिकली इसका फुल फॉर्म हम लोग देख लेते हैं, क्वांटिटेटिव स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो जो हमारा QSR हो जाता है वो क्या होता है, एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिकुलर सिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर एंड इट्स फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी। तो जो हमारा QSR होता है ये एक मैथमेटिकल रिलेशनशिप होता है बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ए मॉलिकुलर सिस्टम और उसके स्ट्रक्चर और फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी का। वेरी इन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी अफेक्ट द बायोलॉजिकल एक्शन या एक्टिविटी। अगर हम लोग इसके फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी में कुछ चेंजेस करते हैं तो उसका जो बायोलॉजिकल एक्शन है वो भी अफेक्ट होता है। अब अपना आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, डिस्क्राइब एप्लीकेशन ऑफ कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री। इसमें क्वेश्चन में हम लोग को कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री का एप्लीकेशन बताना है। उससे पहले मैंने इसमें कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री क्या होती है उसके बारे में बताया हो, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बताया है। तो इट इज़ ए न्यू मेथोडोलॉजी बाय विच वी कैन simultaneously synthesize a large number of possible compounds that could be formed from a number of building blocks। तो जो हमारा कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री होता है ये एक तरह की न्यू मेथोडोलॉजी है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे ड्रग्स यानी कंपाउंड्स हम लोग सिंथेसाइज करते हैं जो कि नंबर ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक से बनते हैं। सिंपली क्या होता है, जब हम लोग कोई भी कंपाउंड लेते हैं, जैसे कोई भी रिएक्टेंट लेते हैं जैसे A और B, तो हमारा क्या बनता है, कोई भी प्रोडक्ट बनता है जैसे A और B। लेकिन कॉम्बिनेटोरियल केमिस्ट्री में क्या होता है, हम लोग एक ही साथ में बहुत सारे कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आप ये देख सकते हो A1 है, A2 है, A3 है, AN तक, वैसे ही B1 B2 B3 BN, इसका हम लोग एक साथ में आप देख सकते हो कितने सारे कंपाउंड यहाँ पे बने, A1 B1 A1 B2 A1 B3, इस तरीके से एक ही टाइम पे बहुत सारे कंपाउंड्स बनते हैं। अगर इसके एप्लीकेशन की बात करते हैं तो यूज इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ यूजफुल कंपाउंड्स। इसका यूज हम लोग जो भी कंपाउंड्स अलग अलग कंपाउंड्स होते हैं जो कि यूजफुल होते हैं उनके आइडेंटिफिकेशन में करते हैं। उसके बाद यूज इन सिंथेसिस ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जैसा कि हमने डेफिनेशन में ही देखा, इसका यूज हम लोग बहुत सारे कंपाउंड्स के सिंथेसिस में भी करते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्ज़ाम से पहले एक बार ज़रूर देख के जाना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस टाइप के क्वेश्चन मेडिसिनल केमिस्ट्री में पूछे गए हैं शॉर्ट टाइप में। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।